हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों से बोला था मैं एसएससी के प्रीवियस जो ईयर के सेट हैं वो आपको कराऊंगा। तो आज उसका एक पहला सेट मैं कराने जा रहा हूँ एसएससी का। और ये सेट आपका होगा सीएचएसएल एग्जाम का। और ये प्रीवियस ईयर का सेट जो है, जनरली क्या होता है एसएससी अभी आपको 25 क्वेश्चंस पूछती है एक सब्जेक्ट में से। लेकिन इस वाले सेट में आपके 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि ये पुरानी बुक से लिया है मैंने। नई बुक में आपका एसएससी सीएचएसएल का कोई भी सेट नहीं है, इसीलिए। ओके, तो चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल का नाम पता है, इंग्लिश ट्यूटोरियल विद दीक्षित सर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके पास दे रखे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो जो पहला वर्ड दे रखा है आपको, वो दे रखा है सर आपको नोबल। नोबल मीन्स होता है आपका न्यू, या फिर राइट कर सकते हो आप इसके लिए फ्रेश। आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। तो न्यू और फ्रेश। तो नोवेल का आपको एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड देखना है। और जो ऑप्शन ए है आपका नॉटी मीन्स शरारती होता है, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता ही होगा। लेकिन ऑप्शन बी जो दे रखा है इसमें सर, नोवलिस्ट। नोवलिस्ट आप लिख सकते हो। नोवलिस्ट मतलब होता है सर आपका, नोवलिस्ट को लिख सकते हो आप अ राइटर ऑफ नोवेल। अ राइटर ऑफ नोवेल। ओके, तो अब क्लियर होगा अ राइटर ऑफ नोवेल। तो ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी है बैनल। बैनल मीन्स होता है सर आपका घिसा पिटा, ओवरली यूज्ड। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, ट्राइट। या फिर एक वर्ड यूज और कर सकते हो इसके लिए, ओवरली यूज्ड। इसके साथ साथ एक वर्ड और यूज कर सकते हो, हैकनेड। हैकनेड। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हैकनेड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अपोजिट वर्ड है इसका। कि नोवेल मीन्स होता है न्यू और फ्रेश, तो बैनल हो जाएगा इसका एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड। एक वर्ड और दे रखा है इसमें नेस्टी, डी वाला ऑप्शन, वो भी आप देख ही सकते हो। नेस्टी मीन्स होता है सर आपका वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वेरी बैड और अनप्लीजेंट। ओके, तो पहला वर्ड आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपना। वन बाई वन बड़े आराम से हम करते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, सॉरी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं अपना। मैं से स्क्रीन को इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक वर्ड दे रखा है एलोक्वेंट। जो एलोक्वेंट वर्ड होता है, एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट और क्लियर इन स्पीकिंग। स्पीकिंग। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला वर्ड दे रखा है आपको, एलिजेंट। एलिजेंट होता है सर आपका, हिंदी में देखो तो इसे लिख सकते हो भव्य। और एलिजेंट के लिए इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टाइलिश इन अपीयरेंस। स्टाइलिश इन अपीयरेंस। ओके, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। और जो बी दे रखा है आपको, लूसिड। लूसिड। लूसिड का मतलब क्लियर होता है। लूसिड का मतलब सर आपका क्लियर होता है। इसके ऑप्शन नंबर सी और डी में दो वर्ड दे रखे हैं। एक पहला सी वाला वर्ड है आर्टिकुलेट। और डी वाला वर्ड है सर आपका इनआर्टिकुलेट।
और ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो आर्टिकुलेट हो जाएगा सर आपका क्लियरली एक्सप्रेस्ड। और आपको देखना है सर एंटोनिम, तो इलोक्वेंट का जो एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो सर हो जाएगा आपका इनआर्टिकुलेट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक वर्ड दे रखा है सर आपका फ्लुएंट। फ्लुएंट को आप हिंदी में बोलना चाहो तो बोल सकते हो धारा प्रवाह, लेकिन इंग्लिश में लिख सकते हो एबल टू एक्सप्रेस oneself clearly। ओके, और जो आपका ऑप्शन ए इन अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इन अप्रोप्रिएट। इन अप्रोप्रिएट क्या होता है? नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल। बी वाला ऑप्शन होता है हॉल्टिंग। हॉल्टिंग होता है स्लो और हेजिटेंट। एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब यूज करें तो इसके लिए लिख सकते हैं, एज अ वर्ब यूज करें हॉल्टिंग कोई, तो इसके लिए लिख सकते हैं ब्रिंग टू एन अब्रप्ट एंड। ब्रिंग टू एन अब्रप्ट एंड। तो आपको समझ तो आ गया होगा, जो फ्लुएंट का सही आंसर है वो हॉल्टिंग ही होगा। डिग्रेडिंग होता है आपका सर पतन, और इनसेंसिटिव लैक ऑफ फीलिंग, लिख सकते हो डी वाले ऑप्शन को। इनसेंसिटिव होता है सर आपका लैक ऑफ फीलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक वर्ड दे रखा है सर आपको एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एडवर्सिटी सर आपकी होती है दुख, वैसे लिख सकते हो आप हिंदी में दुख, या फिर एक वर्ड और लिख सकते हो इसके लिए विपदा। दुख या विपदा। तो इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो ट्रेजिडी। ट्रेजिडी। ओके, तो अब आपका ऑप्शंस देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को हिंदी में बोलते हो आप समृद्धि। समृद्धि। अगर इसके लिए एक वर्ड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अफ्लुएंस। एफ्लुएंस। ओके, इसके लिए एक वर्ड और लिख सकते हो फ्लोरिशिंग। ट्रेजिडी के साथ एडवर्सिटी में एक वर्ड और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून। ओके, तो आपको देखते ही आंसर मिल गया होगा, पहला ही ऑप्शन प्रॉस्पेरिटी। क्यूरियोसिटी, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आप जानते हो डिजायर टू नो। डिजायर टू नो। एनिमोसिटी क्या होती है? ऑप्शन सी एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होती है सर आपकी दुश्मनी। अगर इसलिए वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो एंटीपैथी। तो आपको अपना आंसर है। एक वर्ड और बचा सिंसियरिटी। सिंसियरिटी होती है ऑनेस्टी। बहुत आसान वर्ड है, तो आपका आंसर मिल गया आपको फोर्थ वाले में ए आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। हाँ, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं रिलेक्टेंट के लिए, हेजिटेंट। ओके, हाँ, ऑप्शन ए में दे भी रखा है इसका, तो ये तो बट इसका एग्जैक्टली सिनोनिम होगा। हमें देखना क्या है, एंटोनिम देखना है। तो हेजिटेंट तो आपका आंसर नहीं होगा। और इसके लिए एक ऑप्शन, सॉरी, एक वर्ड और लिख सकते हैं, अनविलिंग। और सर हमें इसका देखना है एंटोनिम, और एंटोनिम आपको अनविलिंग को देखते ही समझ आ जाएगा। जो विलिंग वर्ड दे रखा है ये इसका सही आंसर होगा। एनेक्सियस भी नहीं होगा, चिंतित, और रिजर्व भी इसका आंसर नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने सारे एंटोनिम देखे, सारे वर्ड वन बाई वन आपने क्लियरली, आई होप आपने लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। मीन्स आपको सिनोनिम देखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ड दे रखा है क्यूरियस, जो शायद ऊपर आया भी था, क्यूरियस, जिज्ञासु जो होता है। तो डाउटफुल तो आंसर सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। और डाउटफुल का सिनोनिम होता है सर सस्पिशियस, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सैड आपका आंसर नहीं हो सकता, दुखी। सॉरी, मैंने बोला इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। इनक्यूजिटिव भी जिज्ञासु होता है, किसी बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जो उत्सुक होता है उसी को बोलते हैं क्यूरियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है सर आपका, कैंडिड मीन्स होता है सर आपका स्पष्टवादी। इसके लिए एक वर्ड राइट कर सकते हो आप, फ्रैंक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट आंसर हो सकता है क्या? नहीं। ऑनेस्ट हो सकता है। ग्रेडी लालची होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। सीक्रेटिव, नॉट ओपन, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑनेस्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 8 पे, 4 सेकंड। 4 सेकंड का मीन्स होता है सर आपका त्यागना। तो इसके लिए एक वर्ड आ सकता है लीव। लीव तो कॉमन वर्ड है। क्विट। एक वर्ड और लिख सकते हो, डेजर्ट। डेजर्ट वर्ड राइट कर सकते हो इसके लिए। एक वर्ड और लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है, रिनाउंस। रिनाउंस। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नर्चर्ड, क्या नर्चर्ड आंसर हो सकता है? नर्चर्ड का मतलब होता है टू हेल्प द ग्रोथ, टू हेल्प द ग्रोथ। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। नेग्लेक्टेड, जो बी वाला ऑप्शन है आपका, उसे और देख लेते हैं। नेग्लेक्टेड, नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन। सर आंसर तो आपको ये भी नहीं होगा, नेग्लेक्टेड। एक ऑप्शन वाला सी, मैं उसे ऊपर लिख देता हूँ, देख लेते हैं। पार्डन, पार्डन भी कॉमन वर्ड है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। और इसके लिए अबंडेंट, 4 सेकंड के लिए एक वर्ड और होता है, अबंडेंट। सॉरी, अबंडेंट, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 के डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड दे रखा है आपके सामने, विवेशियस। विवेशियस होता है सर आपका जिंदा दिल, या फिर ऊर्जावान। ऊर्जावान, ओके। तो इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं हम, लिवली। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लोनली आंसर होगा क्या? नहीं। ब्यूटीफुल भी आंसर नहीं होगा। लिवली आपके ऑप्शन में दे भी रखा है, बी वाला आंसर। और एक ऑप्शन और है, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग को भी समझ लेते हैं। ब्रूडिंग क्या होता है आपका?
ब्रूडिंग होता है सर आपका विचार मग्न, विचार मग्न। ओके, तो आपका आंसर तो आपको मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एमिएबल, एमिएबल क्या होता है देख लेते हैं। एमिएबल होता है सर आपका मित्रवत, बहुत ही जो मिलनसार टाइप का होता है एमिएबल। तो रूड आंसर होगा क्या सर? रूड तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, एंटोनिम हो जाएगा। कर्ट रूड का सिनोनिम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रेंडली विल बी योर राइट आंसर, एनॉयड भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो भी एंटोनिम और सिनोनिम थे आप सभी लोगों ने देखे, और आई होप आप लिख रहे होगे इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आपके दे रखे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो इन ईडियम एंड फ्रेजेस को देखेंगे। और ईडियम फ्रेजेस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप ईडियम फ्रेज करते हो तो कभी भी उसका अगर ऑप्शंस में लिटरली मीन दिखता है, शाब्दिक अर्थ दिखता है, तो वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ क्लोज सेव, अ क्लोज सेव मीन्स होता है किसी भी दुर्घटना में या किसी भी घटना में बाल बाल बच जाना, बहुत कम अंतर से बच जाना। तो देखो, आप आपको आंसर आता था या नहीं आता था, लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी और सी को तो बिल्कुल हटा ही सकते थे। हेयरलेस स्किन और वेरी शॉर्ट हेयर, इसका तो इससे कोई लिंक है ही नहीं। स्टेबल भी आपका आंसर नहीं होगा, छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनको स्टेबल बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका नैरो स्केप फ्रॉम डेंचर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। अदर फिश टू फ्राई मीन्स होता है कि मेरे कोई दूसरे इम्पोर्टेंट काम और होना, कोई दूसरे महत्वपूर्ण कार्य और होना। तो क्या ऑप्शन ए आंसर होगा क्या? नहीं सर, बी नहीं, सी विल बी द राइट आंसर। तो डी भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर। तो अगर आपको आंसर आता है या नहीं आता, लेकिन आपको आंसर सी, जो ऑप्शन सी दे रखा है, सबसे पहले ये गलत कर देना है कि सर ये तो आंसर नहीं होगा। टी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो टू हैव इफेक्ट, नहीं सर ये भी आंसर नहीं है। इन इन्फ्लुएंस, नहीं, आंसर हो जाएगा डी, साउंड लॉजिकल फैक्ट। हिज आर्ग्यूमेंट डजंट साउंड लॉजिकल फैक्ट, उसके जो आर्ग्यूमेंट है उनमें कोई लॉजिकल फैक्ट नहीं दिखता उसे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। और आप एसएससी के स्टूडेंट हो और आपको मैडर्न स्पीच नहीं पता है, तो वहाँ पर आप कर रहे हो आप। इट वॉज हर मैडर्न स्पीच ऑन द स्टेज एंड शी परफॉर्म्ड वेल। तो मैडर्न स्पीच होता है आपका फर्स्ट स्पीच, तो इसमें तो ज़्यादा डिस्कस करने की बात ही नहीं है। मैडर्न स्पीच होता है आपका फर्स्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द डिटेक्टिव वेंट अब्रॉड इन सर्च ऑफ कल्प्रिट बट हिज जर्नी प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज होता है आपका निरर्थक प्रयास, एक ऐसा प्रयास जो बेकार है। तो क्या ऑप्शन ए हो जाएगा क्या इसका आंसर? नहीं सर, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। बी होगा क्या, फुल ऑफ डिफिकल्टीज? नहीं सर, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सर इसका अनप्रॉफिटेबल, डी भी इसका आंसर नहीं होगा, इल एडवाइज्ड। ओके, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा होगा, उस सेंटेंस में हो सकता है कोई गलती हो, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी में से। जो सही हो उसको आंसर लगा देना। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, इंप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना आंसर ऑप्शन डी लगा सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपको एक फ्रेज दिख रहा होगा, एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग से आपको पता चल रहा है कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में हैबिट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन इस सेंटेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, सिंपल पास्ट दे रखा है, तो इम्प्रूवमेंट तो होगा सर, नो इम्प्रूवमेंट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको पता है इम्प्रूवमेंट करना है आपको, तो आंसर आपका ए बी या सी में से कोई होगा। लेकिन ए वाला आंसर आप देखते हटा लोगे, क्योंकि आपको पता है आई ब्रशेज,
आई जो होता है उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या होती है सर, देख लेते हैं एक बार। जैसे एक सपोज दैट मैंने आपको कोई वर्ब ली, जैसे गो ले लेते हैं। ओके, अब गो से सर आपका गोज बनेगा, वेंट बनेगा, गॉन बनेगा या गोइंग। तो जो गो वर्ड है वो आपको वर्ब की बेस फॉर्म है, और ये सारी की सारी जो फॉर्म है वो आपकी डिराइव्ड फॉर्म है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बेस फॉर्म में बार बार यूज़ करूँगा। जैसे मैं ये भी बोलता हूँ, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। अगर आपके सेंटेंस में डू, डज, डिड यूज हो रहे हैं तो उसके बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं, ही डजंट अब आपको चेक करना है गो आएगा या गोज आएगा। गोज टू आगरा। अब डज आ गया आपका तो आपका गोज गलत हो जाएगा, आंसर होगा आपका गो। इसी तरीके से आपका ऑप्शन ए भी गलत हो गया है। बी और सी में देखते हैं, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ये सही है सेंटेंस बिल्कुल। लेकिन सी में प्रॉब्लम क्या हो गई है, आई ब्रश माई टूथ। ये टूथ की वजह से सर ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 वाले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको ये देखना है क्या इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। 70 वाले क्वेश्चन में देखो एक वर्ड दे रखा है अंडर, तो समझ लेना अंडर या ओवर या बिलो या अबव। इनका मीन क्या होता है। अंडर का मतलब होता है सर आपका लोअर देन, और ओवर का मतलब होता है सर आपका हायर देन। ऐसे ही बिलो का मतलब होता है सर आपका लोअर देन, और हायर अबव का मतलब होता है सर आपका हायर देन। लेकिन बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जब वर्टिकली गैप होता है तो हम यूज करते हैं अंडर और ओवर। लेकिन जब हम किसी स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं तो हम यूज करते हैं बिलो और अबव। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, द सन इज डैश माई हेड। अब आपको पता है ये सन है और ये कोई बच्चा खड़ा हुआ है, तो वर्टिकली गैप है इन दोनों के बीच में, तो हम यूज कर सकते हैं ओवर। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, द वाटर लेवल इज डैश द डेंजरस पॉइंट। अब आपको पता है ये कोई आपकी रिवर पे कोई पॉइंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, मेजर पॉइंट है, इससे ऊपर जाओगे या इससे नीचे। अगर इस डेंजरस पॉइंट से नीचे रहते हैं तो हम यूज़ करेंगे बिलो, बिलो द डेंजरस पॉइंट। और इससे ऊपर जाते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा अबव, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है स्टैंडर्ड पॉइंट से। तो यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अबव। कुछ लोग बोलोगे सर बिलो क्यों गलत है। सर बिलो भी गलत नहीं है इसमें, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, तो आप बिलो भी लगा सकते हो, अबव भी लगा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे, लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। अब आपको सपोज दैट, जैसे मैं इसी क्वेश्चन सॉरी इसी फिगर में देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये आपका एक स्टैंडर्ड है कि इससे ऊपर जो इस वाली जो हमारी स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे, इससे नीचे होंगे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेजर कर रहा है इस बात को। तो आपका आंसर हो जाएगा लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। ना आपका लिव बाई पॉवर्टी लाइन होगा, ना आपका लिव बिसाइड पॉवर्टी लाइन होगा। ये सारे गलत होंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें गलती तो है सर, इसमें गलती है। अब आपको पता है जब भी वर्ब, मैंने ये आपको बताया कॉन्सेप्ट, वर्ब से पहले आपका यूज होता है सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद यूज होता है सर आपका ऑब्जेक्टिव केस। ओके, और यहाँ पे देखो मी और आई दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो गलती तो होगी सर, इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं ए, क्या ए आंसर हो सकता है सर? कैन, अब इसके बाद सॉल्व आएगा, तो क्या इस वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है? ये मी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब आंसर सी या आंसर बी होगा आपका। तो सर देख, आप एक चीज़ और समझ लो, जो ओनली वर्ड होता है इसकी पोजीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओनली वर्ड जिस वर्ड के साथ लग जाता है उसी को अपना मीन दे देता है। आई कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब मैं केवल सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल क्या होता है? तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा होगा वो? ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, केवल मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ना राम कर सकता है, ना सीता कर सकती है, ना कोई और कर सकता है, केवल मैं कर सकता हूँ। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ये तो आसान क्वेश्चन है। कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड जो होता है इसके साथ आप फॉरवर्ड यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। When the little girl loses her doll, she began to cry. अब आपको पता है आपके इस सेंटेंस में दो क्लॉज दे रखे हैं, एक तो आपकी मेन क्लॉज है, एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपकी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होगी, जब भी आपकी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होगी, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो भी पास्ट टेंस में ही जाएगी। तो आपको पता है आपका मेन क्लॉज बिगेन, बिगेन के पास्ट फॉर्म है, तो लॉसेस गलत हो जाएगा सर। आपका क्या आंसर होगा? लॉस्ट। दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 to 25, 21 to 25 आते हैं। आप देखते हो एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन दे रखा है 21 to 25। आपको करना क्या है पहले ये समझ लो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। मीन आपको यहाँ पे वन वर्ड फाइंड आउट करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं वन वर्ड। तो 21 वाला क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है वाइड स्पेयर्ड स्केर्सिटी ऑफ फूड। तो जो एक बहुत बड़े लेवल पे खाने की कमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या आपका हंगर आंसर हो सकता है? जी नहीं सर, हंगर तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। क्या पॉवर्टी आंसर होगा? पॉवर्टी गरीबी? नहीं सर, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट होता है सर आपका लैक ऑफ रेन, जो सूखा जिसे बोलते हैं। तो आपका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आंसर होगा सर आपका फेमन। फेमन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 22, 22 पे आते हैं। 22 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स क्या होता है सर आपका? आपका आंसर हो जाएगा जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ऑप्शन सी और डी और देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन ए सी और देख लेते हैं। जो गैंग्रीनी क्या होती है, इसे भी समझ लो गैंग्रीनी क्या होती है। गैंग्रीनी होती है सर आपका जो आपके बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से जो डिकम्पोजिशन होने लगता है उसे गैंग्रीनी बोलते हैं। और कॉन्जेक्टिविटीज क्या होता है सर आपका? कॉन्जेक्टिविटीज होती है सर आपकी, ये इन्फ्लेमेशन होती है कॉन्जेक्टिविटा में। यस, आई का एक पार्ट होता है, बायोलॉजिकल वर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन्फ्लेमेशन होती है, उसको बोलते हैं इसे। और ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी आपका इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन होता है पर टेस्टिकल्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए ही होता है। बायोलॉजिकल वर्ड है, थोड़ा कम समझ आएंगे आपको, कोई बात नहीं, और आप देख लेना। 23, अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब हो जाएगा आपका अनोनिमियस। अनोनिमियस विल बी द राइट आंसर। तो आपका आसान क्वेश्चन था ये भी।
अगर इसके ऑप्शन सी को देखो, ऑडेसियस, ऑडेसियस को आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऑडेसियस होता है सर आपका बोल्ड, और इसे एडवेंचरस भी बोल सकते हैं, एडवेंचरस। ओके, एसिडुअस और एक्रीमोनस, एक्रीमोनस वाला पार्ट भी लिख सकते हो आप, एक्रीमोनस बी वाला पार्ट जो ऑप्शन है, एक्रीमोनस को लिख सकते हो एंगर एंड बिटर, स्पेशली इन वर्ड्स, स्पेशली इन लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज या वर्ड, स्पेशली इन लैंग्वेज। तो ये भी क्लियर हुआ आपको। एसिडुअस भी आप लिख सकते हो, एसिडुअस क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एसिडुअस को, डी वाले पार्ट को। showing great care, showing great care, attention और effort, ये आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 24 पे आते हैं। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैमेज, तो ये तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, डिजास्टर विल बी द राइट आंसर, डिजास्टर विल बी द राइट आंसर। प्रॉब्लम आप जानते हो, समस्या, पेन भी आप जानते हो, रिलीफ भी आप जानते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25, बियॉन्ड करेक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है, करेक्शन से परे, जिसमें कोई करेक्शन न किया जा सकते, किया जा सकता हो, इनकरेजिबल, इनकरेजिबल विल बी द राइट आंसर। ओके, एक वर्ड दे रखा है इसमें, इनवेटरेट, इनवेटरेट क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाले पार्ट को, हैबिचुअल, हैबिचुअल आंसर, तो सब मतलब होता है इसका। ओके, ग्लिप भी राइट कर सकते हो आप, लिखना चाहो तो ग्लिप, बी वाले पार्ट को, ग्लिप होता है आपका लैक ऑफ थॉट, लैक ऑफ थॉट, या फिर नॉट सिंसियर। ओके, डी वाला पार्ट इनकॉन्ग्रुअस, से भी लिख लो, मैंने इरेज नहीं कर पाया इस बार स्क्रीन को। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है वो भी लिख लो, नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को। ओके, 26 वाले क्वेश्चन में करना क्या है पहले देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, कोई एक वर्ड करेक्ट होगा यहाँ पे। तो 26 का जो ए वाला पार्ट है, 26, 26 में पहले जो स्पेलिंग दे रखा है वो आपको पता है सिमिल्टेनियस की दे रखी है, और सिमिल्टेनियस का मतलब होता है साथ में घटित होने वाला, साथ साथ घटित होने वाला, या साथ में घटित होने वाला, इसे लिख सकते हो। और आपका जो स्पेलिंग है वो देख लेते हैं कौन सा सही है। ये तो आपका गलत है, एस ए नहीं होता, एस आई से शुरू होता है, ये भी आपका एल टी ए, ये भी गलत है सर आपका, एस आई एम यू एल टी ए एन यू एस, यस, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है, 26 का सी। ओके, 27 देखते हैं। ऑनरेरियम क्या होता है 27, ये होता है सर आपका अवैतनिक, अवैतनिक। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा सर आपका 27 का, कौन सा स्पेलिंग सही है, HONOURARIUM, सर ये गलत है आपका, HONORARIUM, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28, 28 का मतलब होता है, एक वर्ड दे रखा है इसमें, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, मैं लिख देता हूँ भाग्यशाली। ओके, बट इसमें स्पेलिंग कौन सा सही है वो देख लेते हैं। फॉर्चुनेट का स्पेलिंग होता है FORTUNATE, तो आपको मिल गया होगा डी वाला ऑप्शन, फॉर्चुनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मिस फॉर्च्यून, स्पेलिंग गलत है ये तो। मिसलेनियस, ये भी गलत ही है। मिस डेमेनोर, ये भी स्पेलिंग गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिस स्पेल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में जो वर्ड लिखने की कोशिश की है इसने वो लिखा है न्यूसेंस। न्यूसेंस होता है आपका परेशानी का कारण। 30 पे लिख लो, सॉरी 29 मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना दुर्भाग्य। दुर्भाग्य होता है 29 में, मिस फॉर्च्यून का मतलब। ओके, अगर आपको स्पेलिंग भी लिखना है तो स्पेलिंग भी लिख सकते हो इसकी, मिस फॉर्च्यून की, MISFORTUNE, मिस फॉर्च्यून। ओके, लेकिन ये सही वर्ड नहीं है, मिस स्पेल सही वर्ड था। ओके, मिसलेनियस, मिसलेनियस भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो बी वाला ऑप्शन मैं लिख देता हूँ इधर, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। ओके, इसका मतलब होता है विविध सर, आपके लिए लिख देता हूँ मैं विविध। ओके, एक ऑप्शन और दे रखा है, उसे भी लिख ही लो, सी वाला ऑप्शन, मिस डेमेनोर। स्पेलिंग लिख देता हूँ MISDEMEANOUR, मिस डेमेनोर। मिस डेमेनोर होता है छोटी छोटी गलतियाँ, जो व्यावहारिक गलती होती है, छोटी 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 जो गलती होती हैं व्यावहारिक, उनको बोलते हैं। तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो 30 न्यूसेंस का मतलब होता है सर आपका परेशानी का कारण। परेशानी का कारण, स्पेलिंग और देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग NUIS, सर ये बिल्कुल गलत होगा स्पेलिंग, और बी भी सर आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, शायद वहाँ सही दे रखा होगा इसका स्पेलिंग, याद हो रहा, हाँ ये रहा। तो 30 का आपका न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस करेक्ट वर्ड होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर डी। ओके, तो यहाँ तक आपने अपनी वोकैब वाले पार्ट को पूरा क्लियर किया, मिस स्पेल वाले पार्ट को। 31 to 40 आप इजली देख पाओगे। 31 to 40 आपका दे रखा है एक क्लोज टेस्ट। आप वीडियो को पॉज करके इससे पहले अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखना। ओके, तो और मैंने आपको बोला है कभी भी जब भी आप किसी क्लोज टेस्ट को कर रहे होते हो तो आपको उस क्लोज टेस्ट को करने से पहले डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि 31 से ही आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया आपने, आपको पूरा पैसेज बिना आंसर लगाए पहले पढ़ना चाहिए। पूरा पैसेज, आवाज आ रही, पूरा पैसेज बिना आवाज, सॉरी बिना आवाज के क्या बोल रहा हूँ, पूरा पैसेज बिना आंसर्स लगाए पढ़ना चाहिए आपको। क्लियर है ये बात? ओके, तो राजन इज अ सेल्समैन, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर blank vacuum cleaners. On his first day of work, he dash to sell his goods by dash on the doors of a private housing estate. My first dash, he thought as he dashed the doorbell of the first house. A middle-aged woman with curlers in her hair opened the door. Rajan began to dash who he was and the dash he was selling. The dash minute the door was dash shut, no interested. John heard her shout dash the closed door. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आई होगी, जो भी ये पैसेज आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, हालांकि ये तो बहुत आसान पैसेज है, लेकिन आपको इतना तो समझ आ गया होगा, राजन एक सेल्समैन है और वो कुछ बेच रहा है, और वो भी पता चल रहा है आपको सेकंड लाइन से कि वो वैक्यूम क्लीनर्स बेच रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका पैसेज कहना क्या चाह रहा है। तो ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का पैसेज आता है वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलने लगती हैं, तो आप इजीली आंसर्स लगा पाते हो। ओके, तो शुरू करते हैं अपना। राजन इज अ सेल्समैन, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर डैश वैक्यूम क्लीनर्स। 31 परचेजिंग, डोर टू डोर परचेज करने जा रहा होगा क्या वैक्यूम क्लीनर्स को? नहीं सर। बाइंग, बिल्कुल नहीं। गिफ्ट करने तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा होगा, सेल्समैन है भाई, गिफ्ट क्यों करेगा? तो सेलिंग विल बी द राइट आंसर, selling will be the right answer. Rajan is a salesman, he goes from door to door selling vacuum cleaners.
ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क ही डेज टू सेल हिज गुड्स बाय, काम के पहले ही दिन उसने क्या किया, 32 देखते हैं, डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, हाँ निश्चय किया, तो फाइनलाइज्ड आपका आंसर नहीं होगा, अनडिसाइडेड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कैंसिल भी नहीं होगा सर। तो ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स बाय डैश ऑन द डोर्स ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग स्टेट। 33 देखते हैं, हैकिंग ऑन द डोर्स, नहीं सर हैकिंग ही होगा, नहीं। ब्रेकिंग, सर ब्रेक करके कैसे जाएगा। नॉकिंग, नॉकिंग ऑन द डोर, यस सर, नॉक, उसने डिसाइड किया कि वो दरवाजे पे नॉक कर करके अपना जो प्रोडक्ट है उसे बेचने की कोशिश करेगा, तो नॉकिंग। ओके, नॉकिंग विल बी द राइट आंसर, सेकिंग भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई फर्स्ट, 34 देखते हैं, माई फर्स्ट व्हाट, कंज्यूमर, कंज्यूमर आंसर नहीं होगा सर, सप्लायर्स भी आंसर नहीं होगा, कस्टमर आंसर होगा, मैन्युफैक्चरर भी आंसर नहीं होगा। सर आपने कंज्यूमर क्यों गलत कर दिया, कंज्यूमर मैंने बताया जो गुड्स की सर्विस लेता है वो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर इसलिए आपका गलत हो गया, तो कस्टमर विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही थॉट एज ही डैश द डोर बेल, उसने सोचा, एज ही 35 देखते हैं, द डोर बेल, डोर बेल को क्या करेगा वो, अब आपको पता है ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही पहचान लोगे, डोर बेल प्रेस ही की जाएगी। As he pressed the doorbell of the first house, a middle-aged woman with curlers in her hair opened the door. Rajan began to 36. Who he was, वह कौन था, and the dash he was selling. तो 36 देखते हैं, राजन began to complain. कंप्लेन करेगा वो, जैसे दरवाजा खुला वो लेडी आई और कंप्लेन करने लगेगा, नहीं सर वो उसे जानती भी नहीं है, कंप्लेन किस बात की करेगा। रेफ्रेन, नहीं सर। एक्सप्लेन, यस एक्सप्लेन करेगा वो कौन था, कौन था वो, और मतलब डोरबेल क्यों बजा रहा है इस बात को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना उसे। तो 36 देखते हैं आगे। राजन बिगेन टू एक्सप्लेन हु ही वॉज एंड द डैश ही वॉज सेलिंग, वो क्या बेच रहा था, प्रोड्यूस, नहीं सर, प्रोडक्ट, यस दैट इज द राइट आंसर, मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आपके आंसर्स नहीं होंगे। ही वॉज सेलिंग द डैश मिनट, 38, द आफ्टर मिनट, नहीं सर, द नेक्स्ट मिनट, यस, अगले ही मिनट क्या हुआ, तो ये तो आपके आंसर्स नहीं होंगे। अगले ही मिनट क्या हुआ, द डोर वॉज डैश शट, तो 39 देखते हैं, स्लैम्ड, अगर आपको पता है तो सही है, वरना स्लैम्ड मतलब होता है बहुत तेजी से आवाज़ करके बंद करना, स्लैम्ड द शट, स्लैम्ड शट मतलब होता है बहुत तेजी से आवाज़ करते हुए बंद करना, तो द डोर वॉज स्लैम्ड शट, नॉट इंटरेस्टेड, जॉन हियर्ड हर साउट, जॉन ने आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़ थी ये, लेडी की। डैश द क्लोज डोर, बिफोर द क्लोज डोर, नहीं सर। असाइड, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑन द क्लोज डोर, ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द क्लोज डोर। तो यहाँ से आपको समझ आया कि आपका ये पैसेज बहुत ही आसान पैसेज था, आप इजीली अगर चाहते तो इसमें 10 आउट ऑफ 10 कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर पैसेज था ये। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। मतलब आपको एरर वाले क्वेश्चन हैं ये, आपको सेंटेंस के किसी एक पार्ट में एरर दे रखी होगी, आपको वही आंसर होगा, आपको सही नहीं करना, आपको केवल टिक करना है जिस पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है आपके सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप आंसर डी लगा सकते हो। 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार नेक्स्ट स्लाइड आती कर लिया करो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया करो। ओके, द अरेबियन नाइट्स आर इंजॉयड बाई ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। अब आपको ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9-10 से ही चला आ रहा है ये क्वेश्चन। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम होता है, तो सर यहाँ पे इसके साथ डुअल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब इज। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी गलती किस वाले पार्ट में, बी। आपको वहाँ ऐसे इच लगा के नहीं आना है, आपको बस सिंपली बी वाले पार्ट पे टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट। 42 वाला क्वेश्चन जो होता है दे रखा है, ये क्वेश्चन टैग का एरर है इसमें। आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते पहचान गए होंगे, क्वेश्चन टैग का एरर है इसमें। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसे बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट भी बोल लेते हैं। इसे हम बोल देते हैं मिनी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन टैग के बारे में आपको पता है, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और एक प्रोनाउन यूज होता है।
तो देख लेते हैं, सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट। अब देखो यहाँ पे इज दे रखा है और इधर यूज हो रहा है हैज, और सर आपको इधर इट दे रखा है और इधर यूज हो रहा है आपका सी। तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो तो गलत तो हो गया। और एक चीज़ और मैंने बताया आपको, जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा याद रखना, जब भी जो भी आपका मेन सेंटेंस होगा, मेन सेंटेंस होगा, अगर ये आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर आपका ये नेगेटिव है तो ये आपका अफर्मेटिव बनेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं, सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट, ये आपका गलत हो जाएगा सर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका हैज सी। हैज सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एवरी सिटीजन इज इंटाइटल टू द वोटिंग। गलती हो गई सर, इंटाइटल टू वोटिंग नहीं सर, इंटाइटल टू वोट होता है, वर्ब की बेस फॉर्म है इंटाइटल टू वोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट। ये भी आसानी क्वेश्चन है। 42 में जो गलती थी वही गलती यहाँ पे है। तो विजिट्स आपको पता है सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सर वो डू या डज होती है, डू या डज। अब आपको पता है कलेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग डज यूज होगा, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उधर जाके नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका डजंट ही, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। नो सूनर डिड द रैबिट। अब आपको बोलते हैं नो सूनर आ गया तो इसने इन्वर्जन ले लिया, इन्वर्जन आ गया तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। कम आउट ऑफ द बस, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। हाँ सर, ये छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे इससे। ये जो वैन लिखा है, आपको पता है जो सूनर है वो कंपैरेटिव फॉर्म होती है सून की, शून की कंपैरेटिव फॉर्म होती है। और आपको पता है कंपैरेटिव के लिए आपका एक वर्ड यूज होता है देन, न कि वैन। वैन जो यूज होता है वो हार्डली और स्केर्सली के साथ यूज होता है, हार्डली और स्केर्सली के साथ सर आपका वैन यूज होता है, और आपका नो सूनर के साथ देन यूज होता है। तो यहाँ वैन गलत हो जाएगा आपका, वैन के जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा सर देन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 टू 50 आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स फिल करनी है। मैनी पीपल हु डैश प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी एज ए हॉबी। बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग करते हैं फोटोग्राफी का एज ए हॉबी, टर्न इट इवेंचुअली इनटू अ लिवलीहुड। बाद में केस में बदल जाता है, लिवलीहुड में बदल जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आंसर आप देखते ही लगा लोगे। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा डी, स्टार्ट। प्रेफर भी इसका आंसर नहीं होगा, रिज्यूम और एम्प्लॉय भी आंसर नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। सी इज डैश विद लिजार्ड्स। आंसर लगाना है फियरफुल, अफ्रेड, फ्राइटेंड एंड टेरिफाइड। सर इन चारों वर्ड्स का मतलब सेम होता है, इन चारों वर्ड का मतलब सेम होता है, तो आप कैसे लगाएं सर? लेकिन आपको बताऊं, फियरफुल, अफ्रेड एंड फ्राइटेंड इनके साथ सर आपको यूज करना होता है ऑफ, लेकिन टेरिफाइड के साथ हम यूज कर सकते हैं क्या? विद। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हिज पाथ वॉज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। बीसेट विद डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरा हुआ। बीसेट विद डिफिकल्टीज होता है मुश्किलों से भरा हुआ, तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम, आंसर विद आएगा तो आएगा। 49 द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट डैश केयरफुली। थिंक ओवर, थिंक ओवर मतलब होता है किसी चीज के ऊपर विचार करना, थिंक ओवर, ओवर विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट डैश ही कुड नॉट प्रूव इट। जो प्रीस्ट था वो इनोसेंट था, ही कुड नॉट प्रूव इट, वैसे प्रूव नहीं कर सका। आंसर लगाना है, जो प्रीस्ट था वो कैसा था? इनोसेंट था, मतलब उसने कुछ नहीं किया था, प्रूव नहीं कर पाया वो। अब आपको देखो यहाँ कॉन्ट्ररी फैक्ट्स आ रहे हैं, आप इनोसेंट होने के बावजूद उसने क्या, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। तो आपको आंसर्स देखते ही पता चल जाएगा, जो बट होती है यहाँ पे यूज होगा। द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट, प्रीस्ट इनोसेंट था लेकिन, बट ही कुड नॉट प्रूव इट, वो इसे प्रूव नहीं कर सका। क्लियर है? सो आंसर नहीं होगा, इसलिए प्रूव नहीं कर सका क्योंकि वो इनोसेंट था क्या?
अगर आप सो आंसर लगाओगे तो पता है क्या आंसर, क्या मतलब होगा, द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट, प्रीस्ट इनोसेंट था इसलिए प्रूव नहीं कर सका उसे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और एंड तो सर बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। फॉर, आप लोग कहोगे सर फॉर तो प्रीपोजिशन होती है, इसे तो सबसे पहले हटा दो। नहीं सर, फॉर जो वर्ड होता है एक बार समझ लो, फॉर प्रीपोजिशन भी होती है, कंजक्शन भी होता है। फॉर एक वर्ड होता है एज, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम सिंस। तो इनका जो मतलब होता है एज ए कंजक्शन भी यूज हो जाते हैं ये। इनका मतलब होता है बिकॉज। क्लियर है ये बात। लेकिन फॉर से पहले आपको एक कॉमा यूज करना होता है, इन दोनों से पहले नहीं, केवल फॉर से पहले आपको एक कॉमा यूज करना होता है। क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा आपके 50 क्वेश्चन हुए। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट करने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने देखा कि हम बहुत सारे यहाँ वोकैब में भी, स्पेशली वोकैब में, ग्रामर के तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल अच्छा नहीं था इसका। लेकिन नेक्स्ट भी जब भी मैं क्वेश्चन पेपर लूँगा तो मैं देख के लूँगा तो उसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक हो, क्योंकि इस सेट में जो ग्रामर थी वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान थी। ओके, तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश ट्यूटोरियल विद दीक्षित सर, मैंने आप लोगों से बोला है कि जल्दी ही मैं XY ग्रुप, आपका नेवी, CHSL, CGL सबसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ओके, गुड बाय।